अगला क्वेश्चन है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को समझाइए। या फिर केवल क्वेश्चन आ सकता है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को समझाइए। तो यहाँ पर एक आएगा। एक्चुअली भारत में पर्यावरण को संरक्षण को लेकर एक प्रबंधन समिति का आयोजन किया गया। शुरुआत हुई थी उड़ीसा में। यहाँ पर सबसे पहले जो है उड़ीसा राज्य में सबसे पहले औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई 1988 में। उड़ीसा राज्य सबसे पहले क्या बनाया उसने, विभाग के पर्यावरण वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम समिति का जो है उन्होंने निर्माण किया। क्या काम करता है ये? वनों के बचाव के लिए काम करती है। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं। मतलब लोग भी और सरकार भी आपस में मिलकर ही वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया उड़ीसा ने 1988 में। और वन प्रबंधन कार्यक्रम जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हट गया बहुत सारा पोर्शन इम्पोर्टेंट वाला, इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ये वाला जो पोर्शन है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये वनों के प्रकार हो गए। इसको याद कर लीजिएगा। बाघ परियोजना क्या है इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। हिमालयन यह एक औषधि का नाम है जो कि चीड़ की एक प्रजाति है और इसका उपयोग, इससे टैक्सोल नामक जो है केमिकल निकाला जाता है जिसका इलाज जो है वो कैंसर रोगों के लिए किया जाता है। तो ये चीड़ का वृक्ष है एक, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हमारे उत्तर में पाया जाता है, उत्तरी देशों में, उत्तरी प्रदेशों में। और इससे टक्सोल नामक केमिकल निकलता है जिससे कैंसर का उपचार होता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस पे। और ऑब्जेक्टिव की तरह से ये वाली जो है केवल प्रजातियों के नाम याद रखना, मुझे मालूम है हट गई है ये, लेकिन सुभेद दुर्लभ जातियों केवल उदाहरण और स्थानीय जातियां, लुप्त जातियां। एक बार देख लेना, केवल हट जरूर गया मुझे मालूम है लेकिन ऑब्जेक्टिव बन सकता है फिर भी हटे वाले पोर्शन से टफ बनाने के लिए। क्वेश्चन कौन कौन से करोगे मैंने बताया। सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। फिर उसके बाद दूसरा जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पर जाता है, ये तो इसी का आ जाएगा रीति रिवाजों पर। भारत के लोगों ने, भारत के जो समाज ने है उसने क्या क्या काम करे, तो भैरव गांव राजस्थान में भैरव देव डाक सेंचुरी खुद से बनाई समाज ने। चिपको आंदोलन खुद से शुरू किया पेड़ों को बचाने के लिए। बीज बचाओ आंदोलन जो है वो काय के लिए किया गया था, ताकि जो केमिकल का यूज किया जा रहा है ना बीजों में वो खत्म किया जा सके, इसलिए बीज बचाओ आंदोलन। और नवधान जो है वो ऐसे प्रयोग है जो कि दिखाता है भारत में कैसे लोगों ने अलग अलग तरह से जो है विरोध किया पर्यावरण को बचाने के लिए। और फिर उसके बाद भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम से आप क्या समझते हो, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या करता है? तो उड़ीसा में शुरुआत हुई थी 1988 में। वन प्रबंधन समितियां बनाई जाती हैं इस कार्यक्रम के तहत। और वो समितियां किसके उससे बनती हैं? ग्रामीण लोगों के से उससे, और जो सरकारी अधिकारी होते हैं वन विभाग के उनके लोगों से ग्राम समिति बनती है। और ये क्या काम करते हैं? जो पर्यावरण संरक्षण है, वनों को बचाने का काम करते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव आप परीक्षा अध्ययन, वो जो भी है आपके पास वो, और बुक के जो लास्ट के हैं वो, और जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसके एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। तीसरा चैप्टर जल संसाधन, एक ऑब्जेक्टिव बस आना है, तो ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से आप कर लोगे। कृषि से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, कृषि वाला चैप्टर देख लेते हैं। जल संसाधन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के देख लो, परीक्षा पहुंच के देख लो, आ जाएगा उसमें से बन जाएगा। टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं बता दूँ, अभी इतना इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अभी कि अपन पूरा देख पाए वो एक एक चीज़। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। चौथा चैप्टर है कृषि। कृषि में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। उसके बाद वाला अपन देख चुके हैं, मैप आना है, और अभी जो कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा उसमें से वो जरूरी है। कृषि में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। सबसे पहले तो कृषि के प्रकार, स्लैश ऑन बर्न बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लैश एंड बर्न को भारत में किस किस नाम से, कर्तन और दहन प्रणाली जो है वो, और किस किस नाम से जानी जाती है वो आपसे पूछा जा सकता है, वेबर या दहिया, है ना। ये स्लैश एंड बर्न कृषि क्या होती है आपको पता होना चाहिए। झूम खेती किसे कहते हैं पता होना चाहिए। इसी को कर्तन और दहन प्रणाली, इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है ना। पहला कृषि के प्रकार पे क्वेश्चन बनता है, प्रारंभिक जीवक निर्वाह कृषि किसे कहते हैं बताइए। एक सामान्य कृषि इसी प्रकार की होती है, केवल खेती जो है वो अपने पेट भरने के लिए खेती की जाती है, थोड़ा बहुत बेच देते हैं। उसी में आती है कर्तन और दहन प्रणाली, झूम खेती जिसको बोलते हैं। किसान एक, आपको याद होगा डांस करा था, मतलब झूमना, इधर से उधर झूमना, स्लैश एंड बर्न। यहाँ पर आग लगा दी, यहाँ पर खेती कर रहे हैं, ऐसा ऐसा चलता रहता है।
स्लैश एंड बर्न, आग लगा दो और दूसरे खेत में खेती करो जब तक यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं, तो जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है और भूमि कम है वहां पर गहन जीविका कृषि की जाती है। इसमें जो है वो रासायनिक निवेशक मतलब जो अपने उर्वरक होते हैं ना उनके ज्यादा यूज किया जाता है, तो क्वालिटी बेस्ड समझौता करना पड़ता है हमको, केमिकल्स से बन रही होती है। फिर उसके बाद औद्योगिक वाणिज्यिक कृषि जो है वो औद्योगिक कृषि भी कहलाती है, पूरी तरह से काय के ऊपर वो करती है। इसका मकसद है लाभ कमाना, खेती से लाभ कमाना। तो उर्वरकों का उपयोग भी करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग भी करते हैं और मैक्सिमम पैदावार प्राप्त करना जिसको बेचकर जो है वो लाभ कमाया जा सके। रोपण कृषि भी एक प्रकार वाणिज्यिक कृषि है, तो रोपण कृषि जो है वो अलग से एक टॉपिक है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। रोपण कृषि किसे कहते हैं, भारत में रोपण कृषि किस किस फसल की जाती है। रोपण कृषि 3 प्रकार की कृषि हो जाती है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा गहन जीविका कृषि और तीसरा वाणिज्यिक कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है, पूरी तरह से उद्देश्य रहता है कमाई का। चाय और कॉफी, रबड़, गन्ना जो है वो रोपण फसलें हैं प्रमुख रूप से, तो रोपण कृषि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है रबी और खरीफ, बिल्कुल बेसिक 8वीं क्लास का क्वेश्चन। रबी की फसल किस कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है, आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था, जायद की फसलें भी आई थी। इसको बोलते हैं भारत में शस्य विज्ञान की कौन कौन सी फसलें हैं, तो शस्य मौसम विज्ञान मतलब कि मौसम के आधार पर कैसी प्रकार से फसलें बोई जाती है, तो रबी, खरीफ और जायद की फसलें हमारे यहाँ हैं। जो शायद जायद का तो याद होगा, ताऊ की खीरा खाकर मरे मरे। रवि का था आज सच में राई में गेम खेला। और खरीफ का क्या था, किसी को याद है क्या? अगर याद नहीं रहे कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखना, रवि का गेहूं, रवि का गेहूं। मुस्कान को याद है, खरीफ का एग्जाम्पल क्या था? अरे गधा बाजा मत बजा। अच्छा हाँ, अरे गधा बाजा मत बजा। तो रबी और खरीफ का ये कम से कम एक उदाहरण तो याद ही रखना, रबी में गेहूं और खरीफ में जो है वो हमारा धान, चावल। चावल या धान एक ही होता है ना, तो कम से कम ये तो भूलना ही मत। खरीफ में था अरे गधा बाजा मत बजा, रबी में था आज सच में राई में गेम खेला, और जायद में था ताऊ खीरा खाकर मरे। तो वो उसमें थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत भूल जाओगे, लिख के देख लेना आ जाएगा। रबी खरीफ में अंतर भी बता सकते हैं कि रबी जो है वो आप देखो गेहूं कब आता है हमारे घर में, गर्मियों में आता है ना, तो अपन बोलेंगे रबी में ठंड में बोई जाती है फसलें और गर्मी में जो है वो काट ली जाती है। मैं वीडियो बंद ही कर दे रहा हूँ। ठंड में बोई जाती है रबी की फसलें और गर्मी में काट ली जाती हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मई जून में काट लेते हैं, में अप्रैल मई में काट ली जाती है। और उसके बाद अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ में चना वो होता है ना, चावल। चावल आ रहा है तो चावल को पानी बहुत चाहिए, तो बारिश में बहुत बोते हैं और दिसंबर जनवरी में काट लेते हैं। आप देखते हो लोहड़ी मनाते हैं अपन, पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है काय के लिए, फसल की कटाई पे। पोंगल मनाया जाता है केरल में, पोंगल काय के लिए मनाते हैं, चावल की फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। पोंगल मतलब 14 जनवरी का टाइम, तो दिसंबर जनवरी में अपन उसको काट लेते हैं खरीफ को। चावल की खेती जो है वो खरीफ में की जाती है, तो इससे आप अंतर लिख सकते हो, 2 नंबर में आ सकता है अंतर लिखने को। उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन आता है, भारत की कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है, उसके लिए जलवायु कैसा चाहिए, चावल के बारे में लिखते हैं अपन उसमें, है ना। फिर उसके बाद जो है वो मोटे अनाज के अंतर्गत जो है बाजरा आता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, कठिन बनाना होगा तो इसके अंदर का देगा कि बाजरा किन फसलों में किस परिस्थिति में उगाया जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है जो अपना जूट है ना, सुनहरा रेशा। भारत में सुनहरा रेशा की फसल किसको बोई जाती है, किसको कहा जाता है, कहाँ बोई जाती है? तो सुनहरा जूट, जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा। और ये पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर जो है सबसे ज्यादा बोया जाता है। बांग्लादेश बहुत बड़ा उत्पादक है, क्योंकि वो हुगली नदी जहाँ है वहां पर बांग्लादेश के में ज्यादा बहती है। अपने यहाँ भी हुगली नदी के तट पर जूट बोया जाता है, जूट की खेती की जाती है। चाय के बारे में रोपण कृषि का उदाहरण है, तो चाय के बारे में पूछा जा सकता है। एक बार चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अखाद्य फसलें, रेशेदार फसलें, इसमें जूट आएगा, मैंने बताया आपको। जूट पूरा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है जूट। उसके बाद इसमें भूदान ग्रामदान पे क्वेश्चन कहीं उसमें देखा था, है तो वो भी अच्छा, वैश्वीकरण का कृषि पे प्रभाव, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। टॉपिक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज भारतीय कृषि दोहराए पर है, भारतीय कृषि को सक्षम लाभदायक बनाया तो सीमांत छोटे किसानों की स्थिति सुधार देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज वह कई गांवों से घिरी हुई है।
ये आरोप लगाया जा रहा है कि हरी क्रांति के द्वारा रसायनों का अधिक प्रयोग से जलपत्र सूखने और जीन क्रांति संकेत शब्द है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, जेनेटिक चेंज। चलो 2 नंबर के हिसाब से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अभ्यास के। एक पेय फसल का नाम बताया, उसके अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताया, जहाँ पैदा की जाती है वो बताएं। सरकार के द्वारा किसान हित में किए गए संस्था का बताएं, ये भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, ये भी जरूरी है। अरे अच्छे क्वेश्चन है यार, इसमें इसमें से आ जाना चाहिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल की खेती के लिए प्रयुक्त वो लिखिए। बहुत सही है यार, ये वाला क्वेश्चन इससे क्लैश करता है, सरकार द्वारा इससे क्लैश कर रहा है, एक ही लिख सकते हो। ये जो अंतर थे वो इसी के लिए थे, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए। एक मैं बताऊं, एक पहले से ही बताया हूं ना, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा जो है वो शुरू की गई है। दूसरा जो है वो फसल का बीमा करवाना शुरू किया है सरकार ने। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है औपचारिक ऋण जो है वो किसानों को प्रोवाइड किए गए हैं। 3 महत्वपूर्ण वो हैं बदलाव जो सरकार ने किए हैं। पहला कौन सा? औपचारिक ऋण प्रदान करना, ताकि किसान साहूकारों के चंगुल से बच सके। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करवाना, उससे किसान को बुआई के समय कुछ ऋण जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और वो फसल कटने के बाद आसानी से चुका सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तीसरा जो है वो फसल बीमा योजना। किसी कारण से पाला पड़ गया या फिर गर्मी ज्यादा पड़ गई, सूखा पड़ गया, बारिश ज्यादा हो गई, फसल नष्ट हो गई, तो फसल का बीमा करवाया जा सकता है, ताकि किसान को जो ऋण लिया है वो वापस उसको चुकाने के लिए नुकसान ना हो, वो करना पड़े, नहीं तो किसी आपदा के कारण से उसको नुकसान ना हो। तो सरकार ने ये फसल बीमा योजना भी लागू की है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे। अगर नहीं याद होते हैं कोई ऐसा तो बताइए, मैं बताऊंगा कैसे नहीं याद होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। आज ये वाली बुक उठाओ, शुरू हो जाओ याद करना। उसके बाद इसमें जो है वो वैश्वीकरण का कृषि पे प्रभाव जो है वो क्वेश्चन ही आ गया है, तो वो तो कर ही लोगे आप। इसमें अंदर ज्यादा कुछ है नहीं खास, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। चलो, ये कृषि हो गया। खनिज ऊर्जा संसाधन मैप पाना है, उसमें से मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ वो आएगा तो आएगा एक बार। मैप के अलावा उसमें 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है वो। मैप के अलावा अगर मैप नहीं आया तो क्या आएगा? पहला, भारत में लौह अयस्क की खदानों के और जिक्र करें। भारत में कौन कौन सी लौह लौह अयस्क किन किन खदानों से निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है, वो पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत में उपस्थित कोयला कोयला उत्पादन पर टिप्पणी कीजिए। कोयला आपको परीक्षा दिन में मिल जाएगा क्वेश्चन। कोयला उत्पादन जो है वो भारत में कौन कौन से कोयला उत्पादित होते हैं, कहाँ कहाँ उनकी खदानें हैं, टर्शरी क्षेत्र वगैरह, वो आता है क्वेश्चन इसमें से। तीसरा, बुक का क्वेश्चन है, वो कठिन बनेगा तब आएगा जो हमारे खनिज की प्राप्ति होती है ना, अपन ने बुक में स्टार्टिंग में देखा था खनिज की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होती है। मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो वो एक क्वेश्चन है। अ, वो जब क्वेश्चन टफ बनेगा जब तब उसमें से आएगा। ये खनिज प्रायः निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। पहला, आग्नेय कायांतरित चट्टानों से। दूसरा, अनेक अवसादी चट्टानों से। तीसरा जो है वो धरातली चट्टानों का अपघटन से, प्रेशर निक्षेप के कारण से, और महासागरीय जल में। ये प्रकार हैं 5। इन इनसे हमें खनिज की प्राप्ति होती है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। और इसमें एक वो आता है संरक्षण पे निबंध लिखने को, परीक्षा दिन में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट है। इसी में सोलर एनर्जी का भी आता है। सोलर एनर्जी क्या है, किस प्रकार से मदद करती है, तो 4 नंबर में सौर ऊर्जा भी आ सकता है ना। तो ये अगर मैप नहीं आता है तो ये क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर अथवा में मैप आता है और ये क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको जो अच्छे से आता हो, मैप अच्छे से अलग बन रहा है तो वो करिए, लिखने वाला क्वेश्चन बन रहा है तो वो करिए, जो भी आपसे अच्छा बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के 4 नंबर के हिसाब से। मैप के बारे में ज्यादा जानकारी कल अपन कर चुके हैं। विनिर्माण उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, तो अभी के लिए विनिर्माण उद्योग देख लेते हैं, हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल तो अपन ने मैप देखा, आज अपना टारगेट है आप जो है वो ये वाले चैप्टर करेंगे आज जो बता रहा हूँ। अगर कोई सा क्वेश्चन याद नहीं होता है तो कल आधा घंटा अपन पहले उन क्वेश्चंस पे देंगे। और अगर कोई किसी को डाउट नहीं है, कोई भी सब चीजें याद हो जाती हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है किसी भी बात को समझने के लिए, क्योंकि समझाने का काम कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद अपन जो है
वो अगला पोर्शन उठाएंगे। मतलब देखो ये वाला पोर्शन सबसे कम है, ये इसमें सबसे कम टाइम लगना है, क्योंकि 2 ही चैप्टर है क्वेश्चन वाले, बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव बता दूंगा मैं कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन में केवल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर जो है वो उपभोक्ताधिकार हट गया है। केवल 4 चैप्टर, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे बड़ा पोर्शन बस यही है, हिस्ट्री और भूगोल में से सबसे ज्यादा यहीं से आना है पेपर। हिस्ट्री में भी देखो कितने क्वेश्चन कम है। हिस्ट्री में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन है बस। सबसे ज्यादा भूगोल है, और आपने सबसे ज्यादा भूगोल ही पढ़ा है। 7 चैप्टर में से एक भी नहीं हटा है, सबके सब है। उसी में से मैप आना है, उसी में से क्वेश्चन आना है, बहुत सारे चीजें हैं। तो भूगोल पे ज्यादा टाइम देना ही चाहिए अपन को। एक काम करते हैं, ये दोनों चैप्टर कल देखते हैं। आज आप ये 1 2 3 4 5 चैप्टर करिए। बाकी आप अपना जो चल रहा है वो तो करते रहिए, जो इम्पोर्टेंट बताए हैं टॉपिक उसको कवर करिए। अभी अपने पास 4 दिन 3 दिन और है, 3 दिन में आराम से निपटेंगे ये वाले पेपर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा याद करने का वर्क हो गया होगा, है ना। तो 9 बज गए हैं, आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव।